सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो कि आपके क्लास 12th की बायोलॉजी लेक्चर सीरीज चल रही थी और आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जेनेटिक वाली। और क्लास 12th की अगर आप मानो तो सबसे ज़्यादा वेटेज जेनेटिक का ही है। और जेनेटिक ऐसी यूनिट है जो आपको मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जेनेटिक्स पढ़ना तो आपके 5, 6, 7 जो चैप्टर हैं, इन तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। जेनेटिक यूनिट आपको तभी समझ आएगी जब आप इनिशियल से लेके एंड तक पूरा उसको एनसीईआरटी रीड करोगे और समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो अगर आपने क्लास 10th में भी देखा होगा तो आपके पास ऐसा एक चैप्टर था जिसमें आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे, वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा बेसिक उसी क्लास 10th का होगा इसमें पहले, देन हम जो एक्स्ट्रा होगा कि क्लास 12th में क्या डिफरेंट पढ़ रहे होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बेसिकली ये वही पूछेगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड वाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो क्यों दिखते हैं एक जैसे, उसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं। सबसे पहले, हैव यू एवर वंडर्ड वाई एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमको ऐसे वाले क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा, मतलब हमें समझ आ जाएगा कि वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको देखना है, इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं। वेरिएशन तो आप सबको पता होगा। वेरिएशन आपने अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा ना, तो आपने बेसिकली ये वाला सेंटेंस तो यूज़ किया होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वो आपको पता है। पर इनहेरिटेंस क्या होता है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। सबसे पहले लाइन देखो, एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है आपके लिए। अगर आप क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड दे रहे हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए करनी मस्ट रहेगी। केमिस्ट्री या फिजिक्स में आप हेल्प बुक तो कर सकते हो, बट बायो के लिए बेसिक आपको किस पे स्टिक करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी की लाइन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। मतलब इनहेरिटेंस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, कैरेक्टर पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, बस। इट इज़ द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन, अब यहाँ पे क्या होएगा कि इनहेरिटेंस का बेसिक जो इनहेरिटेंस है वो किसके बेसिक है, हेरिडिटी का। अब यहाँ से आपको पढ़ना है कि वेरिएशन क्या होते हैं। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब वेरिएशन क्या होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मेनली वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो वेरिएशन एक डिग्री है जिससे प्रोजेनी क्या करेगा, अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो वेरिएशन का मतलब यही है कि वेरिएशन एक डिग्री है जिससे प्रोजेनी डिफर करेगा पेरेंट्स से। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ना। ये फर्स्ट पैराग्राफ आप इग्नोर मत करना, क्योंकि इस फर्स्ट पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने 10th में भी पढ़ रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आपकी वेरिएशन आती है। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू सेलेक्टिवली ब्रीड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस डिजायरेबल कैरेक्टर। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंस्ट्रियल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड। तो यहाँ पे ना आपको आर्टिफिशियल जो वेरिएशन है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपने जब अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे ना तो आपको एक रोजी करके काव के बारे में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएशन ला रखे हैं उसमें, तो वो इसी का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, साहिवाल काव इन पंजाब। तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएशन लाई जाती हैं, वाइल्ड वेराइटी से उनको थोड़ा अलग बना दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर और ट्रेड्स के बारे में दे रखा है। पहले हम इसको खत्म करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है, हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू अवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द फिनोमिना। मतलब उन्हें ये तो पता था कि हाँ वेरिएशन आते हैं, बट साइंटिफिकली वो कैसे होता है उनको उसके बारे में आइडिया नहीं था। अब हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ से आपने क्या सीखा, सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या है, वेरिएशन क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे कि आपके जो वेरिएशन वगैरह थे, मतलब उससे आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर सकते हो। डोमेस्टिकेशन वजह से आप क्या बना सकते हो, एक
वेल नोन ब्रीड बना सकते हो। उसके बाद अब आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डीपली पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, प्रोजेनी क्या होती है, पेरेंट्स क्या होते हैं, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, आपने 10th में पढ़ा होगा। बट अब इसको एक बार हम देख लेते हैं कि हम ट्रेट किसे बोलते हैं, कैरेक्टर किसे बोलते हैं। सबसे पहले इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो मिड 19th सेंचुरी के बीच में आपको क्या हुआ कि वहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे होता है इसके लिए क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडीज होने लग गई थी। उसके बाद ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। कौन से एक्सपेरिमेंट किए उसने, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए ऑन गार्डन पीस। तो गार्डन पीस को आप उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो उसने हाइब्रिडाइजेशन करी 7 ईयर्स के लिए एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर बोलेंगे कि जो मेंडल्स ने लॉज दिए थे वो किस प्लांट पे दिए थे या किस चीज़ पे दिए थे, तो आप बोलोगे कि पीस पे दिए थे। बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, और उसमें भी पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नाम दिया रहेगा। उसके बाद एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 7 ईयर्स पीरियड आपको याद करना पड़ेगा कि 1856 से 1863 तक उसने क्या कर रखा था, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसके बाद Mendel's investigation into inheritance pattern is was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problem in biology। मतलब यहाँ पे इस वाली लाइन का आपका क्या बन सकता है, एक assertion reasoning क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये बन सकता है कि which of the following is not correct। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार बायो में क्या यूज़ किया गया था, एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ किए गए थे किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पे बायोलॉजी में किसका यूज़ हुआ था, मैथमेटिक्स का। ये एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है या फिर एक नॉट करेक्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज which gave greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inference from experimental on successive generation of the test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated आइडियाज़। तो यहाँ पे उसका मेन एक पॉइंट ये रह जाएगा कि उसने सेम प्लांट पे ही स्टडी कर रखी थी, मतलब पाइसम सटाइवम की स्टडी पाइसम सटाइवम के साथ ही करी थी, मतलब जो भी उसने स्टडी करी वो पाइसम सटाइवम पे करी थी। उसके बाद और वो मोर लॉजिकल भी था। फिर यहाँ पे मेंडल इन्वेस्टिगेट कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज 2 अपोजिंग ट्रेट्स। अब यहाँ पे कैरेक्टर लिए थे उसने और ट्रेट्स। तो कैरेक्टर और ट्रेट्स में बेसिक फ़र्क क्या होता है, कैरेक्टर मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बेसिकली इनकी हाइट पे दिया गया है। तो जो हाइट है वो क्या है, हाइट यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा, पर टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, ये उसका ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाइट होती है वो हमेशा आप जीनोटाइप बोल सकते हो, और टॉल या ड्वार्फ जो होते हैं मतलब जो आपका ट्रेट होता है वो हमेशा एलील पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कैरेक्टर जैसे हाइट हो गया, अब वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके ट्रेट्स पे डिपेंड करेगा। बेसिकली यहाँ से आपको ये समझना है। उसके बाद गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड 2 अपोजिंग ट्रेट्स, मतलब हर एक ट्रेट्स का ना 2 ट्रेट्स होंगे एक दूसरे के अपोजिट, जैसे टॉल का ड्वार्फ हो गया, येलो और ग्रीन हो गया। दिस अलाउ him to set up a basic framework of rules governing inheritance which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observation। उसके बाद अगर आप इमेज पे जाओगे ना, इस वाली इमेज पे, यहाँ पे आपको कैरेक्टर और उसका डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट पढ़ना है। आपको ये याद करना है कि कितने उसके पास कैरेक्टर थे और उसमें से डोमिनेंट कौन सा ट्रेट था और रिसेसिव कौन सा ट्रेट था। जैसे सबसे पहले सीड शेप पे आओ, सीड शेप में आपके पास 2 शेप हैं, मतलब ट्रेट हैं 2, बेसिकली एक राउंड और रिंकल। तो डोमिनेंट कौन सा होगा हमेशा, आपका राउंड वाला, ये वाला। फिर सेकंड कैरेक्टर था सीड कलर। अगर वो पूछ लेता है एमसीक्यू में कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर लेके स्टडी कर रखी थी, तो आपके पास ये वाला जो है पोर्शन काम आएगा। सीड कलर में आपके पास येलो था और ग्रीन था, पर डोमिनेंट कौन सा होता है, येलो वाला, ऐसे याद रखना ये। उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर में भी आपके पास जो पी होता है उसमें एक वॉयलेट है, वाइट है, तो वॉयलेट वाला हमेशा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता होगा। डोमिनेंट मतलब जो हर एलियल जो आपके प्रेजेंट है उसमें अपने आप को क्या कर सके, अपने ट्रेट या अपने कैरेक्टर दिखा सके, ऐसे वाला। और रिसेसिव में क्या होगा, ओनली रिसेसिव जब प्रेजेंट है तभी वो अपने आप को शो कर सकता है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में फ़र्क है। उसके बाद पॉट शेप पे आएंगे। पॉट शेप मतलब कि आपका जो ये पी होता है
इसका जो जिसके अंदर आपके सीड रखे हुए थे ना, ये कैसा होता है, फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद पॉट कलर पे भी है आपका। देन आपका फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन मतलब एक्सियल या टर्मिनल। एक्सियल मतलब जो सामने से निकल रही है, टर्मिनल मतलब एट द एंड लग जाएगा वो। उसके बाद है स्टेम हाइट। मेनली तो आपने 10th में स्टेम हाइट पे ही स्टडी कर रखी थी, मतलब जो आपने डाइब्रेट क्रॉस बनाया था वो आपने हाइट पे ही बना रखा था। उसके बाद आपको कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको कितने याद रखने कि उसने कितने कैरेक्टर पे स्टडी करी थी 7, ठीक है। और ट्रेड कितने हो जाएंगे 14, क्योंकि आपका एक कैरेक्टर के पास 2 ट्रेड होते हैं, तो वैसे आपके पास ट्रेड कितने हो जाएंगे 14 और कैरेक्टर 7। तो एक MCQ क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। फिर है Mendel conducted such artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines. A true breeding line is one that having undergoes continuous cell pollination. True breeding कब होती है आपकी, मतलब जब आप क्या करा रहे हो, कंटिन्यूसली सेल पॉलिनेशन करा रहे हो, मतलब ये आपका पी प्लांट है, उसी प्लांट के फ्लावर से आप क्या करा रहे हो, सेल पॉलिनेशन। उसके बाद सोज द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सर्वल जनरेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टेबल ट्रेड दिखेगा फॉर सर्वल जनरेशन। अब इसके बाद है कि उसने कितने पी प्लांट लिए थे, एक ये MCQ भी बन सकता है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एंड पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो ग्रीन, मतलब वही जो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि उसने क्या क्या उनके ट्रेड सेलेक्ट किए थे, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मतलब एक दूसरे के अपोजिट सेलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रहा पूरा चार्ट बना हुआ है कि आपका जो ट्रेड होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल ट्रेड आपके पास 14 होते हैं, कैरेक्टर 7 होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कैसे उसने इनहेरिटेंस ऑफ एक जीन कराया होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मेंडल्स का जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस था उसमें ये समझ लिया कि उसने कौन से प्लांट को लिया था, उसमें कैरेक्टर कौन से थे, उसके ट्रेड कौन से थे, उसके अलावा कब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, कितने पी प्लांट उसने लिए थे। तो आई थिंक इस वाले पोर्शन में हम इतना ही करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। देन हम मेंडल्स के लॉ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वाले लेक्चर में आपने मेनली क्या करना है, NCERT रीडिंग करनी है। जो पॉइंट आपको मार्क कराए हैं वो आपको लगाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ आपको लीव नहीं करना है, इस वाले पैराग्राफ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। इनहेरिटेंस और वेरिएशन के आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता कैसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर आपका जल्दी अपलोड हो रहा होगा।